हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने देखा था एक डायपोल के थ्रू देखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी एक्सियल पोजीशन में, अक्षीय स्थिति में। आज का हमारा टॉपिक है निरक्षीय स्थिति। क्या है निरक्षीय स्थिति? इसको इंग्लिश में बोलेंगे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। हिंदी में बोलेंगे निरक्षीय स्थिति और इंग्लिश में बोलेंगे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो सिंपल सी बात है कि जो कल हमने देखा था एक्सियल पोजीशन किसे कहा था, जब जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लानी है और अगर वो पॉइंट डायपोल की एक्सिस पर हो तो उसके पोजीशन को एक्सियल पोजीशन कहते हैं। और हिंदी में बोले तो अगर वो बिंदु द्विध्रुव की अक्ष पर हो तो अक्षीय स्थिति है। लेकिन अभी हम पढ़ रहे निरक्षीय, तो इसमें क्या होगा कि जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लानी है, अगर वो बिंदु द्विध्रुव के बाइसेक्ट पर हो, लंबार्धक पर हो, मतलब उसके बीच में से ऊपर की ओर हो, परपेंडिकुलर जैसे हम ड्रा करते हैं ना ऊपर की साइड, उस टाइप से। तो डायपोल के बाइसेक्ट पर हो, उसके लंबार्धक पर हो स्थित हो, तो उसकी स्थिति को हम कहते हैं निरक्षीय स्थिति। आप डायग्राम में भी बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि डायग्राम में दिख रहा है आपको ए बी एक डायपोल है जो प्लस क्यू माइनस क्यू से बना है, जिसकी टोटल लेंथ जो है वो 2L है। लेकिन अगर सपोज हमने बीच में कोई सेंटर पॉइंट O कंसिडर किया है तो उसकी डिस्टेंस O से बी ए की L हो जाएगी, O से B की L, मतलब जो 2L था वो दो पोर्शन में इक्वली बढ़ गया है। अब इस O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस R पर ऊपर एक पॉइंट P लाई है। ये वो पॉइंट P है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वैल्यू को फाइंड करना है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ इंटेंसिटी की जो निकल रही है E1 और E2 जो ऐसे निकल रहे हैं, उनको दोनों का रिजल्टेंट E निकल लिया है, एंगल बना दिया है थीटा। अब हम इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकाला जाएगा। थ्योरी जो नीचे लिखी वो भी नॉर्मली आपको लिखा है, डायग्राम को डिफाइन किया गया है कि माना एक द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों से बना है, जिसका मध्य बिंदु O है। O से R दूरी पर बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लानी है। मतलब डायग्राम को देखकर हमने थ्योरी बोल दी। इंग्लिश में भी हमें ये थ्योरी को रटना नहीं, बिल्कुल डायग्राम समझ में आ गया तो हमें बोलना है कि लेट देयर इज वन इलेक्ट्रिक डायपोल है एंड मेड बाय प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज से बना है वो, एंड इट्स सेंटर पॉइंट इज O। इसका सेंटर पॉइंट O है। फ्रॉम इट्स सेंटर पॉइंट O एट R डिस्टेंस, मतलब इसके O से R डिस्टेंस पर देयर इज वन पॉइंट P, एक पॉइंट P है, एंड हियर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब हम डेरिवेशन पे आते हैं। हमने कल भी बताया था कि जो इंटेंसिटी का फार्मूला E1 इजिकल टू होता है 1/4πε0 Q अपॉन AP स्क्वायर। मतलब अगर A से निकाल रहे हो तो AP स्क्वायर और ऐसे B से निकालेंगे तो BP स्क्वायर हो जाएगा। तो E1 आ गया और E2 आ गई, दोनों आकर आ गई। अब हम निकाल रहे हैं नीचे E का मतलब होता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। मतलब हमारे पास दो है, एक E1 और एक E2 है, दोनों का रिजल्ट निकालेंगे E हो जाएगा। तो चूंकि E1 और E2 दोनों जुड़ जाएंगे तो इसलिए E1 E2 जो ऐड करेंगे, लेकिन देख रहे हैं कि E1 और E2 दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए उसको क्या कर देगा, E1 E2 दोनों को ऐड कर देगा और E1 दोनों को सेम होने के कारण 2E1 हो गए। इसका मतलब 2E1 रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी 2E1। और चूंकि एंगल उसमें क्रिएट हो रहा तो हमने कॉस थीटा का एंगल ले लिया, 2E1 कॉस थीटा। ठीक है, अब उसके बाद ये जो ब्लू शेडेड में जो लिखा उससे कोई उसको नहीं देखना, मतलब उतना डीप में नहीं जाना, हमें शॉर्ट कर लेना थ्योरी को। बस हम तो यहाँ देख रहे हैं कि E की वैल्यू है 2E1 cos थीटा, तो हम 2E1 cos थीटा के प्लेस पे देखा कि अगले स्टेप में वैल्यू पुटअप करी हमने। E इजिकल टू E के प्लेस पर E रहा, 2 के प्लेस पर 2 रहा, लेकिन E1 के प्लेस पे 1/4πε0 Q अपन AP स्क्वायर कैसे आया। तो हम ये ऊपर देखेंगे कि सबसे पहले हमने E1 की वैल्यू निकाल के रख ली है, ये फार्मूला तो हमारा पहले से पता है, तो हमने E1 के प्लेस पे ये वैल्यू रख दी, डॉट में लिख दिया है cos थीटा। ठीक है, फिर हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि cos थीटा जो होता है उसका फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम हमारा डायग्राम में देख लेंगे कि बेस क्या है। अगर हम सपोज AP की बात कर रहे हैं तो A से P में बेस OA है। ठीक है, तो OA कितना है, वो L है, और जो हाइपोटेन्यूज हमारा पास है वो AP आ रहा है। तो हम यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू रख देंगे कि बेस है L OP और अपॉन में हाइपोटेन्यूज है AP। हाइपोटेन्यूज अपने आप में कैसे लाएंगे हम, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हिंदी में कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इंग्लिश में बोले तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इजिकल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वो फार्मूला पुट करा तो हमारे पास आ जाएगी AP की वैल्यू √R² प्लस L²। फिर कुछ नहीं, हमने ये वैल्यू जो हमारे पास थी 2E1 की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू भी आ गई, तो हमने अब cos थीटा की वैल्यू भी पुट कर दी। इक्वेशन फर्स्ट दिखी रही है आपको, लिखा हुआ इक्वेशन फर्स्ट, वहाँ पर हमने पुट कर दिया cos थीटा की वैल्यू, और AP स्क्वायर की वैल्यू भी लिख दिया R² प्लस L²। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि जो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, तो जो 2 की L था उसमें ऐसा करा कि 2 को पीछे कर दिया, कर सकते मल्टीप्लाई में आगे पीछे, 2Q को हमने लिख दिया Q इंटू 2L लिख दिया। ठीक है,
और इसके नीचे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था और इधर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखो नॉर्मल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मतलब पावर 1 है, ये पूरा अपने आप में एक है। और रूट वाला आपको पता है रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 1 और 1/2 मिलेंगे तो हो जाएंगे 3/2। कितना हो गया? 3/2। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिख दिया? 3/2। अब ये भी हो गया हमारा। अब हमने Q×12 क्यों लिखा? क्योंकि हम पहले के टॉपिक्स में आपको बता चुका हूँ कि Q×12 का मतलब होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, उसकी वैल्यू होती है P। जहाँ Q और 12 का मल्टीप्लाई होगा तो उसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P कह देंगे। तो हमने Q×12 की जगह P लिख दिया है। नीचे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2 ऐसे ही लिखा है। और फिर हमने देखा कि अगर हम एल को बहुत निग्लेजिबल कंसिडर कर ले तो एल हट जाएगा, आर स्क्वायर ही बचेगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आर की पावर 3। तो ये फाइनली हम ब्लॉक में दिख रहा होगा सबसे नीचे, तो ये की वैल्यू आ गई 1/4πε0 P/r³। इस डेरिवेशन को आप नोट कर लीजिएगा, एक दो बार बिना देखे करके देख लीजिएगा, और फिर भी आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।